लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अमेरिका अब और महंगा होने वाला है। इसमें अमेरिकी बॉन्ड बाजार में तेजी से बढ़ती ब्याज दरों को एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत बताया गया है। लेख के मुताबिक अमेरिका में सरकार के लिए कर्ज लेना महंगा होता जा रहा है। 30 साल के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर 221 के 1.7% से बढ़कर करीब 5.3% हो गई है। इसका असर सिर्फ सरकारी खजाने पर नहीं, बल्कि आम लोगों के होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच रहा है। लेख बताता है इसके पीछे केवल महंगाई, बढ़ता सरकारी घाटा या ईरान युद्ध के कारण महंगी हुई ऊर्जा नहीं है। एक नया कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ भी है। अमेरिकी टेक कंपनियां एआई और डेटा सेंटर पर भारी निवेश के लिए बाजार से सैकड़ों अरब डॉलर उधार ले रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की कर्ज की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। यानी सरकार और टेक कंपनियां एक ही बाजार में भारी पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिससे पैसे की कीमत यानी ब्याज दर बढ़ रही है। मुश्किल ये भी है कि चीन, जापान और खाड़ी देशों जैसे अमेरिकी बॉन्ड के बड़े विदेशी खरीदार अब पहले जैसी मात्रा में निवेश नहीं कर रहे। ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि अमेरिका को कर्ज पहले से ज्यादा चाहिए, लेकिन उसे खरीदने वाले स्थायी निवेशक कम हो रहे हैं। लेख के अनुसार यही वजह है कि मौजूदा ब्याज दरों की तेजी सामान्य आर्थिक चक्र से अलग और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसका सबसे सीधा असर आम अमेरिकी पर पड़ेगा। महंगे कर्ज से घर और गाड़ी खरीदना मुश्किल होगा, कंपनियों की लागत बढ़ेगी और सबसे ज्यादा दबाव निम्न और मध्यम आय परिवारों पर होगा। इसका असर अमेरिका तक सीमित भी नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड की दरें बढ़ने से दुनिया के दूसरे देशों में भी उधारी महंगी हो रही है। लेख का सीधा संदेश ये है कि अमेरिका में अब केवल सामान महंगा नहीं हो रहा, बल्कि पैसा भी महंगा हो रहा है। एआई के लिए भारी निवेश, $40 ट्रिलियन से ज्यादा का सरकारी कर्ज और विदेशी निवेशकों की घटती दिलचस्पी मिलकर ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसमें ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। उम्मीद एआई से भविष्य में बढ़ने वाली उत्पादकता पर है, लेकिन तब तक इसकी कीमत आम लोगों को महंगे घर, महंगी गाड़ी और महंगे कर्ज के रूप में चुकानी पड़ सकती है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ग्रेनफील्ड टावर अग्निकांड ब्रिटेन कंपनियों को जिम्मेदारी से बच निकलने दे रहा है। इसमें ब्रिटेन की कॉरपोरेट जवाबदेही व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। संपादकीय की सबसे चुभने वाली बात यह है कि ग्रेनफील्ड टावर में लगी ज्वलनशील क्लैंडिंग बनाने वाली कंपनी एरोनिक ने हादसे के पीड़ितों की तुलना में अपने शेयर धारकों को ज्यादा मुआवजा दिया। जून 2017 की इस आग में 72 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 18 बच्चे थे, लेकिन लगभग एक दशक बाद भी हादसे के कारणों को लेकर किसी पर आपराधिक आरोप तय नहीं हुए हैं। संपादकीय कहता है कि समस्या केवल एक कंपनी की नहीं, बल्कि उस कानूनी व्यवस्था की है जिसमें बड़ी कॉरपोरेट त्रासदी होने के बाद जिम्मेदारी कई कंपनियों, ठेकेदारों, आर्किटेक्ट, प्रमाणन एजेंसियों और नियामकों के बीच इस तरह बढ़ जाती है कि आखिर में किसी एक को जवाबदेह ठहराना बेहद मुश्किल हो जाता है। ग्रेनफील्ड इसका बड़ा उदाहरण है। जांच में एरोनिक के उत्पाद को आग तेजी से फैलने का मुख्य कारण माना गया, लेकिन कंपनी पर वास्तविक आर्थिक बोझ बहुत कम पड़ा। अधिकांश मुआवजा बीमा कंपनियों ने दिया, जबकि दूसरी इमारतों से खतरनाक क्लैडिंग हटाने का अरबों पाउंड का खर्च बड़े पैमाने पर सरकार यानी अंततः जनता उठा रही है। इसलिए संपादकीय ब्रिटिश संसद से कानून बदलने की मांग करता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला, कंपनियों पर यह कानूनी जिम्मेदारी हो कि वो पहले से अनुमान लगाए जा सकने वाले गंभीर नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। दूसरा, केवल पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई तक मुआवजा सीमित न रहे, बल्कि गंभीर लापरवाही या गलत आचरण के लिए कंपनी पर दंडात्मक हर्जाना भी लगाए जा सके। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है जहां किसी कंपनी के गलत आचरण से बड़े सामाजिक नुकसान की स्थिति में जुर्माना इतना बड़ा हो सकता है कि वो कंपनी के लिए वास्तविक आर्थिक जोखिम बन जाए। संपादकीय ब्रिटेन की धीमी न्याय प्रक्रिया की तुलना हांगकांग की 2025 की वांग फुक कोर्ट आग से भी करता है,
जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी, वहां 7 महीने के भीतर 7 लोगों और 2 कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए, जबकि ग्रेनफेल मामले में करीब 10 साल बाद भी आरोप तय होने का इंतजार है। द गार्जियन मानता है ग्रेनफेल की जांच बेहद जटिल रही और कोविड महामारी ने भी इसे प्रभावित किया, लेकिन इतनी लंबी देरी व्यवस्था की कमजोरी को नजरअंदाज करने का आधार नहीं हो सकती। कुल मिलाकर संपादकीय का सवाल बहुत सीधा है। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर प्रदूषण करने वाला कीमत चुकाए का सिद्धांत लागू हो सकता है और खराब उत्पाद के लिए कंपनियों को जवाबदेह बनाया जा सकता है, तो ऐसी कॉरपोरेट लापरवाही पर क्यों नहीं जिसमें लोगों की जान चली जाए। ग्रेनफेल के जरिए द गार्जियन कहना चाहता है कि कानून केवल पीड़ितों को कुछ मुआवजा देकर आगे बढ़ने का माध्यम नहीं होना चाहिए। उसे ऐसी त्रासदियों के लिए जिम्मेदार कंपनियों पर इतना वास्तविक आर्थिक और कानूनी बोझ डालना चाहिए कि भविष्य में कोई कंपनी सुरक्षा की कीमत पर मुनाफा कमाने से पहले कई बार सोचे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, पश्चिम में अपनी साख बचाने के लिए इस्लामाफोबिया पर दाव लगा रहा है इजराइल। इसमें लेखक का तर्क है कि गाजा युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में कमजोर होती अपनी छवि को संभालने के लिए नेतन्याहू सरकार अब कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे को राजनीतिक और प्रचार के औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेख के अनुसार इसका मकसद अमेरिका और यूरोप के उस दक्षिणपंथी वर्ग को इजराइल के साथ जोड़ना है जहां मुस्लिम विरोधी भावनाओं के लिए पहले से जमीन मौजूद है। लेख इसकी पृष्ठभूमि अमेरिका में बढ़ती मुस्लिम विरोधी राजनीति से जोड़ता है। अमेरिकी कांग्रेस में बने शरिया फ्री अमेरिका कॉक्स से लेकर मुस्लिम समुदाय को लेकर बढ़ती आक्रामक बयानबाजी तक कई उदाहरण दिए गए हैं। लेखक का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर की राजनीति ने अल्पसंख्यकों को लेकर पहले से मौजूद सामाजिक विभाजन को बढ़ाया, लेकिन इजराइल इस माहौल को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी संदर्भ में जनवरी में यरूशलेम में इजराइल सरकार द्वारा आयोजित यहूदी विरोध पर सम्मेलन का उल्लेख किया गया है, जिसमें यूरोप की कई दक्षिणपंथी और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेख के मुताबिक नेतन्याहू इन राजनीतिक ताकतों के सामने इजराइल को कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ पश्चिम की अग्रिम चौकी के रूप में पेश कर रहे हैं। लेखक इसे केवल नेतन्याहू की चुनावी बयानबाजी नहीं, बल्कि इजराइल की व्यापक जनसंपर्क रणनीति का हिस्सा मानता है। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि गाजा में अपनी कार्रवाइयों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की बजाय इजराइल अपने आलोचकों को कमजोर करने और बहस का केंद्र बदलने की कोशिश कर रहा है। यानी सवाल गाजा का न रहकर कट्टरपंथी इस्लाम बनाम पश्चिम का बन जाए। हालांकि लेखक ये भी स्वीकार करता है कि अमेरिका और यूरोप में हर जगह यह रणनीति सफल नहीं हो रही और कई मतदाता मुस्लिम विरोधी राजनीति को खारिज भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि इजराइल पश्चिम में घटते समर्थन को वापस पाने के लिए सुरक्षा और आतंकवाद के डर को मुस्लिम विरोधी राजनीति से जोड़ने का जोखिम भरा दांव खेल रहा है। लेखक की चिंता है कि इससे इजराइल को राजनीतिक फायदा मिले या न मिले, लेकिन पश्चिमी समाजों में मुसलमानों के प्रति अविश्वास और सामाजिक विभाजन जरूर बढ़ सकता है। इसलिए लेख इसे केवल इजराइल की छवि बचाने की रणनीति नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के बहुलतावादी समाज के लिए भी एक परीक्षा के रूप में देखता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.